जरा सोचो, एक औरत, मजबूत और नर्म दिल, अपने घर की धड़कन। इंडिया में इस तस्वीर का बहुत गहरा मतलब है। ये परिवार के लिए, खास तौर पे अपने पति के लिए समर्पण की बात करता है। सदियों से यही आदर्श औरतों से उम्मीदें तय करता आया है। एक औरत की दुनिया पत्नी और मां के रोल के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके पति का भला सबसे जरूरी, उसकी खुशी ही उसकी अपनी खुशी। इस गहरे रिश्ते को एक खुश जिंदगी की बुनियाद माना जाता था। लेकिन यह आदर्श, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, कई बार बुरे रूप में भी दिखाई देता था। समाज का दबाव और पुराने ग्रंथों का गलत मतलब निकालने की वजह से कुछ रीति रिवाज ऐसे शुरू हुए जो आदर्श से कोसों दूर थे। ऐसी ही एक प्रथा थी सती प्रैक्टिस। सती, एक विधवा का अपने पति की चिता पर खुद को जला लेने का काम। दुख की बात है कि पत्नी के समर्पण के आदर्श से जुड़ गया। कुछ लोग इसे सबसे बड़ा बलिदान मानते थे, पत्नी के अटूट प्रेम का प्रूफ। हालांकि यह प्रथा कभी भी सबको मंजूर नहीं थी। बहुत से लोगों ने इसकी सच्चाई पर सवाल उठाए और इसकी क्रूरता की निंदा की। सती प्रथा को लेकर चल रही बहस ने भारतीय समाज में गहरे मतभेदों को उजागर किया। ये सोच ही कि एक औरत को अपने पति के साथ मर जाना चाहिए, औरतों की स्थिति के बारे में परेशान करने वाले सवाल खड़े करती है। क्या उनका अस्तित्व अपने पति से इतना जुड़ा हुआ था कि उनकी कोई अलग पहचान ही नहीं थी? सती प्रथा की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये बात समय के अंधेरे में कहीं खो गई है। कुछ लोग इसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों से जोड़ते हैं और उनका मतलब ये निकालते हैं कि ये प्रथा सही है या इसे बढ़ावा दिया जाता था। दूसरों का कहना था कि ये व्याख्या गलत है और ग्रंथों के असली मतलब को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। इसकी शुरुआत चाहे कहीं से भी हुई हो, सती प्रथा भारत के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा फैल गई। ये खास तौर पर ऊंची जाति के हिंदू समुदायों में ज्यादा प्रचलित थी, जहां इसे सम्मान और प्रतिष्ठा की निशानी माना जाता था। सामाजिक दबाव, धार्मिक मान्यताएं और पुरुष प्रधान व्यवस्था, इन सब ने मिलकर इस प्रथा को बढ़ावा दिया। विधवाओं को अक्सर बहिष्कृत कर दिया जाता था। उनके पति के बिना उनके जीवन को बेकार समझा जाता था। ऐसे में सती को एक ऐसा तरीका माना जाता था जिससे औरतें दुख भरी जिंदगी से छुटकारा पा सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। जैसे जैसे सती प्रथा ने जड़ें जमाई, वैसे वैसे विरोध के बीज भी पड़ने लगे। समाज सुधारक और कार्यकर्ता इस प्रथा पर सवाल उठाने लगे, इसकी नैतिकता और धार्मिक मान्यता को चुनौती देने लगे। उनका तर्क था कि यह एक क्रूर प्रथा है जो कमजोर औरतों का शोषण करती है। विरोध की इन शुरुआती आवाजों को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उन पर परंपरा का अनादर करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया। लेकिन वे डटे रहे, न्याय और करुणा की गहरी भावना से प्रेरित होकर। सती प्रथा के खिलाफ एक सबसे बड़ा तर्क यह था कि यह जीवन की पवित्रता की खुलेआम अवहेलना है। उनका कहना था कि अपनी जान लेना मानवता और करुणा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सती प्रथा का विरोध सिर्फ समाज सुधारकों ने ही नहीं, बल्कि पारंपरिक समुदायों के भीतर से भी हुआ। बहुत सी औरतों ने इस प्रथा में अन्याय को समझते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई। ये औरतें खुद पर डाले जाने वाले दबाव और उम्मीदों को समझती थीं। वे उस डर और मजबूरी को जानती थीं जो अक्सर सती प्रथा के साथ आती थी। उनकी गवाही ने इस प्रथा की असलियत को समझने में बहुत अहम भूमिका निभाई। एक ऐसी प्रथा के खिलाफ बोलने की उनकी हिम्मत की तारीफ की जानी चाहिए जो समाज में बहुत गहराई तक जड़ें जमाए हुए थी। वे न सिर्फ एक प्रथा को, बल्कि एक मानसिकता को, एक ऐसे जीने के तरीके को चुनौती दे रही थीं जिसे पीढ़ियों से स्वीकार किया जाता रहा। भारत में अंग्रेजों के आने से सती प्रथा पर बहस को एक नया मोड़ मिला। अंग्रेज अपनी नैतिकता और कानूनी व्यवस्था के साथ इस प्रथा से भयभीत थे। हालांकि उनके इरादे भी शायद पूरी तरह साफ नहीं थे, लेकिन सती प्रथा को खत्म करने में अंग्रेजों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस प्रथा को रोकने के लिए कानून और नियम बनाए। हालांकि उनके इन प्रयासों का विरोध भी हुआ। कुछ भारतीयों ने
इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन, अपसम्मीश समर्पुसी अपनी सांस्कृतिक संप्रभुता का उल्लंघन माना। विचारों के इस टकराव ने पहले से ही विवादास्पद मुद्दे को और भी जटिल बना दिया।